बचपन में एक तो मेरे गांव में कोई बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं कुछ था नहीं। मैं फिर सरोद सहित दिल्ली आया था, कुछ किताबें और सरोद। किराए का जुगाड़ मैंने साइकिल बेच की। मैंने कल्पना की कि ये आदमी कई बार प्रेम करता है, उसकी शादी नहीं हो पाती, अक्सर ऐसा होता है। तो क्या कारण रहते होंगे? मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीज़न हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। किसी लड़की की कल्पना, किसी नायिका की कल्पना चमकते चांद जैसी है, सुरों के नाद जैसी है। वो लड़की क्या बताऊं मैं, तपन में छाँव जैसी है। अभी एंटी रोमियो योगी जी ने बनाया तो उस पर कुछ लिखा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। करीना कपूर भी टेंशन में है, क्यों है नाम बदलने से। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर। नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। पिछले साल एक फिल्म आई थी मुक्काबाज, अनुराग कश्यप की। उसमें एक गाना सुना, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। एकदम से दिमाग ठनका। ये तो 8-10 साल पहले हमको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होके आती थी ये कविता, और उस टाइम पे हमने सुना था कवि सुनील जोगी का नाम। तो आज अच्छी बात यह है कि वो हमारे साथ बैठे हैं, पद्मश्री कवि डॉक्टर सुनील जोगी। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे वही कविता सुनना चाहेंगे जिसकी वजह से हमारे जैसे बहुत सारे यूथ ने आपको पहचाना। वो कविता बहुत पुरानी कविता थी मेरी, लगभग 20 साल, और मैंने कल्पना की कि ये आदमी कई बार प्रेम करता है, उसकी शादी नहीं हो पाती, अक्सर ऐसा होता है। तो क्या कारण रहते होंगे? सामाजिक कारण तो सबको पता है, लेकिन उन कारणों को, उन अंतरों को, डिफरेंसेस जो हैं, वो मैंने ह्यूमर के माध्यम से तलाशे। वो एक सब्जेक्ट ये था कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीज़न हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज़ तेरे डैडी अमरीशपुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। लंबी कविता है। जी जी, बहुत लंबी है। और अब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि कवि लोग जैसे ही मंच पर पहुँचते हैं और उसके बाद फिर दहाड़ना शुरू कर देते हैं। और ये मेरी बचपन से ही जानने में इच्छा रही। भाई, मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट था, मुझे कुछ भी याद नहीं होता। मैं सोचता था कि कवि इतनी लंबी लंबी कविताएं याद कैसे कर लेते हैं, ये टेक्निक क्या होती है? एक्चुअली जब खुद रचते हैं किसी चीज़ को, तो उससे बहुत लगाव हो जाता है। जैसे एक माँ के 10 बच्चे भी हैं, तो उसको 10 बच्चों के नाम याद होते हैं, भले बाप को ना हो या पड़ोसी को ना हो, क्योंकि वो उसकी जन्मदात्री होती है। तो इसी तरह से हर कविता को जो जन्म देने वाला है, जो सृजन करता है, उसने खुद लिखी है, तो उसने उसको बुनी है। जिस तरह से वो स्वेटर बुना जाता है कि एक फंदे का, स्वेटर बुनने वाला फंदा देखता नहीं है। वो महिलाएं जो स्वेटर बुनने में प्रवीण हैं, वो बातें भी करती रहती हैं और स्वेटर का फंदा गलत नहीं जाता। तो हम लोग जब रचते हैं किसी चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में भीतर उतरता चला जाता है, भीतर ही बसा होता है, फीड हो जाता है। हाँ, 1-2 बार थोड़ा सा याद करना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस हो, उसके बाद वो जब जनता स्वीकार लेती है और अभ्यास में आ जाता है, तो बहुत मुश्किल नहीं। बढ़िया। हर हास्य कवि या व्यंग्यकार बहुत सारी विसंगतियों से गुजर कर वैसा बना होता है। वो सबको लगता है कि हंसाता है, पर असल में वो खोल रहा होता है पोल। और इसमें सबके बचपन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बिना संघर्ष किए कोई वहाँ तक पहुँचता नहीं है। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कानपुर के पास के गांव से आप हैं, तो बचपन के बारे में थोड़ा सा।
बचपन, चूँकि मेरा कानपुर में के पास मेरा गांव है, बालाजी 8 मंदिर प्रसिद्ध है वहाँ, और बचपन मेरा वहीं बीता। 10वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई वहीं की। बचपन में एक तो मेरे गांव में कोई बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं कुछ था नहीं। ठेठ देहात का गांव कि मुझे अगर स्टेशन भी जाना होता था तो 4-5 किलोमीटर पैदल जाने पर ही वो ट्रेन का स्टेशन छोटा सा था। सड़क का नाम निशान नहीं था। मुझे रेल की पटरियों के किनारे किनारे 4 किलोमीटर चल के अपने स्कूल तक जाना पड़ता था, और वो बारिश और जगह जगह पानी का भराव, वो सब कुछ झेलना पड़ता था जो ठेठ देहात के लोगों को झेलना पड़ता है। दूसरे क्या है कि एक सामान्य परिवार से थे, वरना गांव में क्यों रहते। जमींदार परिवार तो कम से कम फिर भी कहीं संपन्न होता है। मेरे पिताजी अध्यापक रहे। अध्यापक की अपनी एक मानसिकता होती है और अपनी एक मजबूरी भी होती है कि उसके एक आर्थिक साधन जो हैं वो एक सीमित होते हैं। परिवार में सब बच्चों को पढ़ाना है, भाइयों की देखभाल करनी है, वो पिताजी पे दायित्व तो ज़्यादा थे। तो मुझे बचपन में जो आज का बचपन देखता हूँ, जो मेरे बच्चों को बचपन मिल रहा है, जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं मिली। खेलों के मामले में वो खुद ही लकड़ी काटो और तोड़ के जो भी गिल्ली डंडा खेलना है खेल लो है। अगर क्रिकेट भी खेलना है तो वो खुद ही बैट बॉल बनानी है, रबड़ चढ़ा के साइकिल की, आप बाज़ार से कुछ, तो वो जीवन मैंने देखा है। खुद ही फसल काटनी है, खुद ही गोबर उठाना है, ठेठ देहात के बच्चे की। हर चीज़ की गैलरी से खिलौने नहीं आएंगे। तो संघर्ष जो मिट्टी से जुड़े रहने का जो फ़ायदा है, उस समय तो भले कम मिला हो, आज मिल रहा है। और मैं महसूस करता हूँ कि जो क्षितिजल पावक गगन समीरा जो 5 तत्व शरीर बना है, उस शरीर से आज के बच्चे बहुत लोग दूर हो जाते हैं। मिट्टी में खेलते ही नहीं, तो बीमारियाँ बहुत पकड़ने लगती हैं, शरीर मजबूत नहीं होता। हम लोग बिल्कुल ठेठ गांव में नंगे पैर चलने वाले, एक लगभग 12-15 साल वो जीवन जिया है। तो आनंद तो आता है, लेकिन जीवन वो बहुत अभाव का जीवन था, तनाव का नहीं था। आज अभाव नहीं है जीवन में, लेकिन तनाव है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये तनाव का जीवन जब आ गया है, तो मैं तो खैर कम तनाव में रहता हूँ। दूसरों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार हंसाना चाहिए इनको, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब आप किसी को हंसाते हैं तो आप एक भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं, और जब कोई आदमी हंसता है तो वो ध्यान में पहुँच जाता है। आप हंसते हुए कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते जिस तरह से वो साधना करते हुए, ध्यान करते हुए कोई और काम नहीं कर सकते। हंसी से ज़्यादा पवित्र चीज़ कुछ भी नहीं है। जब आप हंसते हैं तो विचार शून्य होते हैं। ये स्थिति कई बार मंदिर जाके भी नहीं होती। मंदिर में भी आप भगवान के सामने बैठे तो हैं, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं दुकान पे लगा है, कहीं बॉस की तरफ लगा है, कहीं और इधर उधर कर रहे होते हैं वो नहीं कर रहे होते, गर्लफ्रेंड की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन बस कुछ कर रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं मंदिर को, और कुछ मंदिर आने जाने वालों को देख रहे होते हैं। हमारा शरीर मंदिर में होता है, लेकिन हम मन और आत्मा से मंदिर में नहीं होते हैं। लेकिन जब आप हंस रहे होते हैं तो हंसी एक ऐसी क्रिया है, उस समय आप सोच नहीं सकते, उस समय कुछ खा पी नहीं सकते, केवल हंस सकते हैं बस। तो वो ध्यान है, वो ध्यान है। मैं जितने लोगों को मेडिटेशन कराता हूँ एक तरह से, तो वो एक पुण्य का काम है। अगर आज के समय में आशुतोष जी, मैं जब स्टेज शोज़ करता हूँ तो 10-20-50 हज़ार लोग भीड़ में होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे के शोज़ जो होते हैं, उनको अगर आज जो पीढ़ी व्हाट्सअप से, फेसबुक से 5 मिनट भी दूर नहीं रह पा रही है, हर 2 मिनट बाद चेक करती है किसका मैसेज आया, अगर हम उस जनता को 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल से दूर कर पा रहे हैं, तो ये भी एक आज के समय में पुण्य का काम है। और मैं तो कहता हूँ, और समाज को संदेश भी देना चाहता हूँ आपके इस ललन टॉप के माध्यम से, कि आशुतोष जी, हम जैसे उपवास करते हैं, अब अन्य के उपवास को भले आप ना करें, लेकिन एक दिन डिजिटल उपवास ज़रूर करें। मोबाइल किनारे रख दें, टीवी छोड़ दें, व्हाट्सअप, फेसबुक सबको किनारे रख दें कि एक दिन हमारा डिजिटल उपवास है। और हो सके ज़्यादा संपन्न लोग तो एक दिन जो है वो व्हीकल उपवास करें कि आज हम केवल साइकिल से ही सारे काम निपटाएंगे, नो कार नो मोटरसाइकिल। तो ये बहुत बड़ा उनका भी कल्याण होगा, और समाज के बढ़ते प्रदूषण और उस पर भी एक समाज का भी भला होगा। अच्छा, ये लिखने का किस उम्र में शुरू किया लिखना, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, प्रेरणा स्रोत कौन रहा इसका? मुझे बहुत हल्का सा जो याद है, जब मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता था तो
मेरे पिताजी कुछ गाते गुनगुनाते थे, कोई कविता पढ़ के सुनाते थे, तो मुझे लगता है कि बीज या ध्यान कहीं वहाँ से आया होगा। हर प्राथमिक कला, जैसे माँ और परिवार जो है वो प्रथम पाठशाला होता है। अगर किसी की माँ गाना गाती है तो बच्चे में गाने के संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से अभिमन्यु को गर्भ में जो है वो चक्रव्यूह तोड़ने की कला आ गई थी, तो पहला जो पाठशाला है, संस्कार हैं, वो परिवार की पहली सीढ़ी वहीं से है। तो मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाती थीं, ध्रुव की, प्रहलाद की। पिताजी कई बार आते थे छुट्टियों में तो कोई कविता सुनाते थे। धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो बीज वहाँ से पड़े होंगे। जब मैं बड़ा हुआ और बीए में लगभग मैं पहुँचा, प्रथम वर्ष में लखनऊ तो विश्वविद्यालय में, तब से मुझे कुछ गज़ल कविताएं लिखने का शौक़ हुआ। मैं लिखने भी लगा और जो क्षेत्रीय पत्रिकाएं थीं उनमें थोड़े दिन में छपने भी लगा। लेकिन वो लेखन परिपक्व नहीं था, वो गज़लें थी नहीं गज़ल के फॉर्म में। वो पोइट्री तो थी, मन के भाव थे, लेकिन उसमें बहरें नहीं थीं उस तरह से। तो मुझे फिर बाद में लगा कि मुझे अगर कविता लिखनी ही है तो फिर कुछ अच्छा लिखो और परिपक्व लिखो और भाषा की दृष्टि से ठीक हो। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं हिंदी में ही एमए पीएचडी करूंगा और हिंदी की ही सेवा करूंगा, हिंदी के माध्यम से ही जनता तक पहुंचूंगा, क्योंकि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और विश्व भाषा बनने की ओर भी है। दुनिया भर में हिंदी के जानने वाले लोग हैं और हम सब भारतवासियों को ये गर्व करना चाहिए कि हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जो भी माँ को माँ कहने में शर्म या संकोच किस बात का। तो इसलिए मैंने हिंदी चुनी। अच्छा सर, 1991 में दिल्ली आ गए थे। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि माँ बाप घर से धक्के देकर निकालते हैं, भगाते हैं कि जाओ पढ़ के आओ तुम। और सर पढ़ाई करने के लिए घर से भाग कर आए थे, घर वालों की इजाज़त के खिलाफ। क्या था वो पूरा और कैसे यहाँ का संघर्ष रहा आपका दिल्ली में? आशुतोष जी, क्या है कि माता पिता चाहते तो हैं बच्चे पढ़ें, लेकिन वो जो वातावरण वहाँ था, गांव में या छोटे शहरों में कोई रनवे नहीं है कि आप उड़ान भर सकें। जो खुला आसमान है, जो सोच का आसमान हो या अवसरों का आसमान हो, वो कानपुर में या उस समय के लखनऊ में मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि कुछ जीवन में करना है तो बड़ा करना है, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है, बड़े लोगों से मिलना है, बड़ी सोच के साथ काम करना है। वो परिवार वालों को या ख़ास तौर पे पिताजी को लग रहा था कि तुम वहाँ पढ़ाई तो यहाँ भी हो सकती है, विद्यालय तो यहाँ भी है, फिर आप वहाँ ऐसा कौन सी पढ़ाई करोगे जाके। तो उनका मन था कि मैं यहीं रहूँ, उनके पास रहूँ, या शादी ब्याह करके परिवार बसा के वहाँ उनके खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाऊँ, जो मुझे स्वीकार नहीं था। मुझे पाया एक ही रास्ता था कि अनुमति मांगने पर मिलने वाली थी नहीं, तो मैं सामान उठा के यहाँ चला आया। संगीत मैंने थोड़ा सा सीखा था वहाँ, यहाँ उस्ताद अमजद अली खां साहब के पास मैं गया। हाँ, ये कविता के अलावा सरोद वादन की कला में भी पारंगत हैं सर। पारंगत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में मैं 3-4 साल लखनऊ में विश्वविद्यालय की पढ़ाई के साथ साथ भातखंडे में संगीत सीखता रहा, तो इंस्ट्रूमेंटल सरोद बजाता था। फिर अमजद अली खां साहब वहाँ आए थे तो मुझे उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि सुनील, तुम्हारे लिए तो दिल्ली ठीक है, तुम दिल्ली आओ। तो मैं फिर सरोद सहित दिल्ली आया था, कुछ किताबें और सरोद ये लेके आया था, और साइकिल बेच के किराए का जुगाड़ मैंने साइकिल बेच के किया था उस समय, क्योंकि पिताजी से किराया मांगना भी संभव नहीं था, मुश्किल था। तो सरोद कुछ दिन चला, मैं उस्ताद जी के यहाँ काफ़ी सीखता था। वो दिल्ली में ही थे? दिल्ली में ही, यहाँ वो पंचशील में रहते थे, अभी भी हैं। उस्ताद जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। शुरुआती दौर पे मेरा पता भी उस्ताद अमजद अली खां साहब के घर का ही था और उनका बहुत प्यार तभी भी मिलता था, अभी भी मिलता है। और प्रारंभिक दौर में एक साहित्यकार थे डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन दिया। मैं उनके घर पे भी कुछ दिन रहा, तो वो स्ट्रगल पीरियड था। मंदिर में भी रहना पड़ता था आपको? मैं लगभग 1.5 साल 2 साल तो मैं मंदिरों में रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली बम्बई का जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो कोई बहुत सुविधाजनक संघर्ष किस बात का, अगर सुविधाएं हैं। तो मुझे जो है कुछ पंडितों के माध्यम से उनके साथ रहा, मंदिरों की सेवा की, मंदिर में पूजा पाठ भी करवाया, जो कुछ भी। और वहाँ रह के, भाई वहाँ रह रहे हैं तो मंदिर के लिए कुछ करना पड़ेगा।
तो वो सब भी किया, वहाँ कविताएं सुनाई, संचालन किए, मंदिर की व्यवस्थाएं देखीं, और पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी। एमए करने के बाद फिर मैंने पीएचडी शुरू कर दी, और मुझे लगता है पीएचडी संपन्न होने के बाद से संघर्ष वो कम होता, धीरे धीरे संघर्ष खत्म होता चला गया। उस संघर्ष के दौरान कभी आपने ऐसा कुछ लिखा हो जो कि आपको याद रह गया हो अभी तक? कविताएं उस समय भी लिखी थी, ढोल के भीतर पोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को, बहुत पॉपुलर कविता थी मेरी। ये हाँ, ये मैंने ये जो मुश्किल है अपना मेल प्रिय से भी पहले की ये फेमस कविता ज़्यादा थी। इसको थोड़ा सा लाल किले पे मैंने ये पढ़ी थी शायद 94-95 में, और पूरे देश में एक साथ देश के कवियों के सामने ये लगा कि कुछ नया आया है, कुछ नई सोशल तरह की मीडिया से बहुत कविताएं। पहले हाँ, वायरल हुई उस थी। समय तक उस समय सोशल मीडिया था नहीं। हाँ। तो ये कविताएं दूरदर्शन पे आती थीं, जो मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ डामाडोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को डोल के भीतर पोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, जलने वाला खेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा, शीशी में पेट्रोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को। इसमें अलग अलग दृश्य थे कि बाज़ारों में क्या मिलेगा, स्कूलों में क्या मिलेगा। वो एक ये कविता थी। फिर मेरी कविता आई थी, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, तुम बलदाऊ के भाइया हैं दाऊद के भैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। तो द्वापर के कृष्ण अगर कलयुग में आ जाएं तो उनको क्या क्या देखना पड़ेगा। ये सब कविताएं सटायर थीं, व्यंग था समाज पर, व्यवस्था पर, और पीढ़ियों की सोच की कविता थी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो एक कल्पनाशीलता भी थी। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं उस समय आई थी। अच्छा, आपने एक सरकारी पद पर भी काम किया हुआ है कुछ समय तक। कहा जाता है कि कविता जो है वो हमेशा सत्ता के विरोध में रहती है। तो एक सरकार के एक पद पर काम करना कैसा अनुभव रहा? कोई मुश्किल आई उसमें या सब कुछ आराम से हो गया? देखिए, सरकार के साथ काम करके अच्छा लगा। वो भी एक जीवन का फेज था कि मैं संसद भवन में काम किया तो बड़े लोगों से मिलने के अवसर मिले, बड़े अनुभवों को जाना। वो एक अवसर था। बस एक ही वहाँ जो मुझे तकलीफ़ थी कि छुट्टियाँ कम मिलती हैं। मुझे लगता था कि जो मेरा मूल काम है वो प्रभावित हो रहा है। चाहे वो स्टेज शो हों, बहुत देश के कवि सम्मेलनों में देश विदेश में जाता था, बार बार मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी कि मुझे सूरीनाम विश्व हिंदी सम्मेलन में जाना है, या लंदन जाना है, या दुबई जाना है। तो वो फाइल बहुत लंबी चलती है, और उसमें कई बार जो है एक दिन पहले परमिशन मिलती थी कि शाम को परमिशन मिली। ये भी पता नहीं था कि सुबह फ्लाई कर पाऊँगा, उड़ान भर पाऊँगा कि नहीं। ये जो तनाव था, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी और मेरी जो कार्यक्रम हैं वो सब दूसरे की इच्छा पर निर्भर कर रहे हैं। इसलिए थोड़े दिनों बाद, 2-4 साल बाद, जब मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा नहीं, समाज ने स्वीकार किया, जनता ने स्वीकार किया, और जब उस मन की बातों से धन मिलने लगा तो फिर लगा कि हाँ, ये पर्याप्त है जीविकोपार्जन के लिए, उसके लिए नौकरी की अब आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं जुड़ा रहता हूँ, संस्कारी संस्थानों से भी जुड़ा रहता हूँ। सरकार हमेशा ख़राब काम नहीं करती, संस्थान हमेशा बुरे नहीं होते, अच्छे काम भी करते हैं। अच्छे काम भी सरकार ही करती है, कोई दूसरे देश की सरकार करने नहीं आती। इस देश में जो अच्छा हो रहा है वो भी सरकारें ही कर रही हैं, और थोड़ा बहुत जो बुरा हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं कहीं से लगा हुआ है। कर तो वही सब रहे हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा आप माँ फाउंडेशन एक चलाते हैं, क्या काम है इसका और कितनी बड़ी संस्था है? माँ फाउंडेशन एक एनजीओ है। लगभग 10-12-15 साल पहले मैंने इसकी स्थापना की थी। ये था कि जो संसार में जो कुछ महत्वपूर्ण है वो माँ ही है। हम जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहते हैं उसको माँ कहना प्रारंभ कर देते हैं। गंगा को सम्मान देना चाहते थे, हमने गंगा माँ कहना शुरू किया। हम इस धरती को सम्मान देना चाहते थे, हम धरती माँ, दिवाली में कहते हैं धरती माँ जागो जागो। हम भारत को सम्मान देना चाहते हैं तो हम भारत माँ कहते हैं। हम गाय को सम्मान देना चाहते हैं तो हम गाय को माँ कहने लगते हैं। यानी माँ इस समाज में, देश में ऐसा लगता है किसी को माँ कह दिया तो सबसे बड़ा सम्मान
हो गया। तो मुझे लगा कि माँ फाउंडेशन एक बनाना चाहिए उन बच्चों के लिए जो बहुत गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके वस्त्र जो भी कुछ सुविधाएं उनको मैं एक छोटे प्रयासों से कर सकता हूँ वो करता हूँ और अभी भी करता हूँ। कोई सरकारी राशि कोई मदद नहीं लेता, कुछ मित्रों के सहयोग से जो कुछ राशि उसमें आती है वो वितरित कर देते हैं। साल में 1-2 बड़े कार्यक्रम करते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में करता हूँ, बहुत बड़ा सम्मान आज की डेट में हो गया है, वो हर साल करता हूँ। इस साल भी बहुत बड़े बड़े लोग उसमें, राजनाथ जी ने उस सम्मानित किया लोगों को, बोनी कपूर जी थे, अलग अलग फील्ड के लोग जो उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देते हैं, बच्चों की मदद करते हैं। भीतर से जो एक समाज सेवा का भाव रहता है कि अच्छा काम करने वालों को सम्मान दो और जो अभाव में हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनको मैं जो कर सकता हूँ या मेरी जानकारी में जो लोग हैं उनकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो करता हूँ। ये मेरा मूल अंदर से मैं यही हूँ। उसका कोई उद्देश्य कोई आर्थिक या किसी और तरह का स्वार्थ नहीं है। जी। अच्छा, फिल्म में गीत लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई? किसने आपको अप्रोच किया इसके लिए? फिल्म में लिखने से पहले मैं एल्बम्स लिखता था, गज़लें, गीत, भजन और बहुत सारे एल्बम लिखे। ओशो के लिए लिखा, हर तरह के कृष्ण पर एल्बम लिखा, जगजीत सिंह जी का एल्बम लिखा, शिवा HMV ने रिलीज़ किया, पंकज उदास जी का एल्बम लिखा, यसुदास जी का एल्बम लिखा। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं गाने लिखता रहा। मेरे एक मित्र हैं पंडित बालकिशन शर्मा, वो बड़े संगीतकार हैं। हम लोग एक कमरे में रहते थे। जब विद्यार्थी जीवन में यहाँ कॉलेज में था तो वो संगीत की साधना करते थे, वो 3-4 मित्र थे और मैं लिखता था। तो वो कुछ संगीत बनाते थे, मैं गाने लिखता था, भजन लिखता था, गज़लें लिखता था। तो वहाँ से ये शौक़ हो गया कि मैं कुछ लिखूँगा। जब वो म्यूज़िक बनाते थे तो और अच्छा लगता था, जब कोई गाता था तो उसको सुनकर और अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था कि शब्दों को सजा के प्रस्तुत करने में, शब्दों का मेकअप करने के काम जो है वो संगीत करता है या गायक करता है। तो उसके लिए पंडित बालकिशन शर्मा जी के सहयोग से, सानिध्य से संगीत की तरफ मुड़े, गाने लिखने की तरफ मुड़े, क्योंकि संगीतकार ही एक कमरे में है तो उससे आप अवसर भी मिलते थे और बचा भी नहीं जा सकता। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। बहुत से एल्बम करने के बाद फिर कुछ अवसर आए। मेरी पहली फिल्म थी फन कैन बी डेंजरस समटाइम्स। वो फिल्म थी जिसमें संजीव दर्शन का संगीत था और टाइटल सॉन्ग मैंने उसका लिखा था और 4-5 गाने मेरे उसमें थे। उसके बाद से फिर फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, जैकी श्रॉफ अरबाज खान की, बनाई थी साहिल चड्ढा ने और डायरेक्ट की थी वो आनंद राय, आजकल बड़े डायरेक्टर हैं। आनंद राय के डायरेक्शन में फिल्म थी और संगीत दिया था उसका निखिल विनय ने। तो उसका भी टाइटल ट्रैक मेरा था, फन का भी टाइटल ट्रैक मेरा था। बैड फ्रेंड एक फिल्म आई थी, उसके गाने थे। इसके साथ साथ कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। जैसे फिल्म मेरी एक चूड़ा आई, चंद्रचूड़ सिंह थे उसमें। उसके बाद फिल्म जीनियस अनिल शर्मा जी की आई गदर की, उसमें मैं पुलिस अधिकारी बना हूँ। छोटे रोल हैं, लेकिन मैं अमेरिका में था तो अनिल शर्मा जी का फ़ोन आया। मेरे मित्र हैं, भाई हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेरे शुभचिंतक हैं। तो उन्होंने कहा कि जोगी जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं अमेरिका में हूँ, कुछ शोज़ करने आया हूँ। बोले मेरी एक फ़िल्म बना रहा हूँ, जीनियस बेटे को, उत्कर्ष को लॉन्च कर रहा हूँ, तो आपके लिए एक छोटा सा रोल देखा है, वो आपको करना है। तो उन्होंने अवसर दिया तो मैं अमेरिका से आया, फिर मुंबई गया। उन्होंने मुझे बताया कि ये रोल है पुलिस अधिकारी का। मैं मथुरा का पुलिस इंस्पेक्टर बना हूँ, इंस्पेक्टर चौबे, जीनियस में है वो। उसके साथ ही एक फिल्म और की मैंने, रवि राजावत और पवन शर्मा के साथ, करीम मोहम्मद, उसमें यशपाल शर्मा लीड रोल में है। कुछ फिल्में, छोटे छोटे रोल। मेरा शौक़ बहुत ज़्यादा एक्टिंग नहीं है, वो क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन मित्र दोस्त कभी ऐसा अवसर देते हैं, कह देते हैं कि नहीं ये रोल आप कर सकते हो, तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, अवसर मिलता है तो कर लेता हूँ। अच्छा, ये फ़न या थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक काफ़ी पहले आई थी, 10-12 साल हो गए शायद। और इसके बाद फिर आपका मुक्काबाज में
पुरानी कविता आपकी लिखी। और उसके बाद शायद अभी आप फिर से एक्टिव हो गए हैं, लेकिन बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया। तो ये गैप किस वजह से था? गैप इस कारण से था कि मैं उस दौरान संसद भवन के किसी सरकारी पद पर कार्यरत था, तो छुट्टियां इतनी नहीं मिलती थी कि मुंबई में जाकर मैं लोगों से मिल सकूं, समय दे सकूं, गाने लिख सकूं, फिल्म के लोगों के साथ बैठ सकूं, क्योंकि मैं संसद की नौकरी में भी लोकसभा अध्यक्ष के साथ था और बहुत महत्वपूर्ण नौकरी थी। सुबह 9 बजे से रात को 9-10 कब बजेगा मालूम नहीं था, इसलिए कमिटमेंट वहाँ की पूरी नहीं कर सकते थे। रिकॉर्डिंग के लिए कोई बुलाए तो मैं नहीं जा सकता था, इसलिए वो दौर काफ़ी लंबा चला। उसके बाद फिर मैं उत्तर प्रदेश में जो है वो हिंदुस्तानी एकेडमी का चेयरमैन बना दिया मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं किसी दल में नहीं हूँ, पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं दल की बजाय दिल वाला मामला है। तो वहाँ मैं चेयरमैन हो गया, तो राज्य मंत्री का दर्जा दे के मुझे उन्होंने एक भाषा की एकेडमी है हिंदुस्तानी एकेडमी, उसका चेयरमैन बनाया। तो वहाँ व्यस्तता शुरू हो गई, दिल्ली से इलाहाबाद, लखनऊ और वो दूसरी सरकारी व्यस्तता शुरू हो गई, तो समय कम मिला या नहीं तो जो लोग देख रहे हैं वो जान ले कि सरकारी नौकरी भी हलवा नहीं है। करने में हालत ख़राब हो जाती है। जो तैयारी कर रहे हैं वो कुछ और ना करे फिर इसके अलावा। नहीं, अगर उनमें प्रतिभा है तो कुछ और करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो चाहें तो सेवाएं सरकार को दें, अनुभव ले लें, हो सकता है मुझसे अच्छे अनुभव उनके हों। तो मुझे ऐसा लगा कि उस दौरान इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। फिर अनुराग कश्यप जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ढूंढा इस कविता के माध्यम से, मेरा नंबर खुजवाया, पता किया और फिर मुझसे बात की कि मैं मुक्काबाज फिल्म में आपका ये गीत लेना चाहता हूँ, आपकी कविता लेना चाहता हूँ। और पूरे मान सम्मान से उन्होंने संगीत मुझे भेजा कि ऐसा बना रहा हूँ। शूट होने के बाद दिखाया कि ये बहुत ही इज़्ज़त से, बहुत प्यार से उन्होंने वो मेरी कविता ली। फिर मुझे लगा कि लोगों ने कहा कि आप तो बॉलीवुड के लिए बहुत लिख सकते हैं और लिखना चाहिए आपको, आप चले क्यों गए? तो वरना तो मैं अब तक 50-100 फिल्में करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि कर सकता हूँ और करना चाहिए। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, थैंकफुल रहूँगा अनुराग कश्यप जी का, अनिल शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे वापस बुलाया कि मुंबई आओ। और अब तो एक तरह से मैं थोड़ा सा मुंबई वासी भी हो गया हूँ। उसके बाद फिर ये मुक्काबाज के बाद, जीनियस के बाद अभी ठाकरे आई। तो ठाकरे फिल्म के लिए भी संजय राउत जी से चर्चा हुई। पहले इस फिल्म में ये बायोपिक थी तो फिल्म में कोई गाना नहीं था। तो संजय राउत जी से चर्चा के दौरान मैंने भी कहा कि फिल्म जब उतर जाती है सिनेमा घरों से तो गाना है जो हमेशा बजता है, जो गलियों में बजता है, उत्सवों में बजता है, तो उसके लिए गाना होना ही चाहिए, टाइटल ट्रैक। तो उन्होंने कहा कि जोगी जी आप ही लिखो। फिर मैं बाला साहब ठाकरे जी से कई बार मिल चुका था, मेरी पुस्तक का लोकार्पण उन्होंने किया था, तो मैंने वो गाना लिखा, टाइटल ट्रैक, और संजय राउत जी को दिया। उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा ये गाना तो पूरा आप लिखो और इसको हम ज़रूर शूट करेंगे, हम इसको टाइटल ट्रैक रखेंगे। वो गाना बनाया और रोहन ने उसका संगीत दिया और अच्छा गाना बना है बहुत। आया रे ठाकरे, मुझे लगता है 7-8 मिलियन, 8 मिलियन क्रॉस कर गया होगा वो उसके व्यूअर्स का। तो संजय राउत ने भी एक अवसर दिया कि चलो एक बड़ी फिल्म है ठाकरे, वो किया। बीच में मैंने IPL का एंथम लिखा, मिक्का सिंह ने गाया, राजू सिंह ने संगीत दिया और मोहम्मद मोरानीस जो हैं सिने युग के, उन्होंने मुझे कहा कि आप एंथम लिख दीजिए। और वो IPL का नॉर्दर्न वॉरियर्स का एंथम मैंने लिखा, को भी बहुत मिलियंस। अभी किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है या आगे की क्या तैयारी है? आगे के लिए आशुतोष जी, मैं लिरिक्स बैंक बना रहा हूँ एक तो, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि जैसे मैं साहित्य में आया और लगभग मेरी 100 किताबें प्रकाशित हैं और हर फील्ड की किताबें हैं, मतलब हर विधा की किताबें हैं, बाल साहित्य की किताबें भी हैं, मैनेजमेंट की किताबें भी हैं, साहित्य की किताबें भी हैं, कविताएं भी हैं, शायरी भी है, गज़लें भी हैं, बहुत रंग हैं, मतलब वर्सेटाइल राइटिंग मेरी है और स्टेज परफॉर्मर मैं हूँ ही, आप जानते ही हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ तैयारी करके जानी चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी इंडस्ट्री में पैर रख रहे हैं आप, तो बिना तैयारी के नहीं। तो ये दौर जो चल रहा है, मैं लिरिक्स बैंक बना रहा हूँ और 500-700 हज़ार गाने लेकर मैं किसी के साथ जब बैठूँगा तो
लोग अभी से कहने लगे हैं कि आपके आने से ऐसा लग रहा है जैसे इंडस्ट्री को फिर से शैलेंद्र और नीरज जैसे लोग, नीरज जी जैसे लोग मिल रहे हैं। आपके होने से मुझे ऐसा एहसास होता है। जब वो मेरी नज़में या गीत या आने वाले गीत सुनते हैं जो अभी फिल्मों में आएंगे, तो उन्हें लगता है कि आपको यहीं होना चाहिए। तो हिम्मत कर रहा हूँ। बढ़िया। अभी कुछ लेटेस्ट लिखा हो जो किसी और ने ना सुना हो, ना मंच से ना किसी फिल्म के माध्यम से? मैं लिखा है, मैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप के सहारे से सुनाता हूँ कि कुछ आजकल नज़में लिख रहा हूँ, गज़लें लिख रहा हूँ, और फिल्म के लिए भी एक नया कुछ सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। नज़्म तो ये है कि ज़िंदगी छुपी है स्कूल जाते बच्चे के बस्ते में। ज़िंदगी छुपी है स्कूल जाते बच्चे के बस्ते में, वो भीग रही है बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों में। चहचहा रही है चिड़िया बनकर पेड़ों के ऊपर, गा रही है खेत में हल चलाते किसान के होठों पर। ज़िंदगी वो नहीं है जो अहंकार की चादरें ओढ़े विमानों में उड़ती है, अरे ज़िंदगी तो वो है जो हरी घास पर नंगे पांव चलती है। तो ज़िंदगी के तमाम रंग इस नज़्म में हैं। एक रंग ये था। इसी तरह एक नज़्म है मेरी कि निकल भी आओ अंधेरों से उजालों की तरफ, ये हवाएं तुम्हें छू छू के चलना चाहती हैं, ये फूल देखते रहते हैं तुमको हसरत से, तुम्हारे जैसा ही रोज़ाना खिलना चाहते हैं। ये चिड़ियाँ कहती हैं आ जाओ मेरा गीत सुनो, नदी की बहती हुई धारा का संगीत सुनो, नदी की बहती हुई धारा का संगीत सुनो। मिटाओ दिल से ये नफ़रत ये दर्द की गांठें, बढ़ाओ हाथ ज़रा अपना दोस्ती की तरफ, निकल भी आओ अंधेरों से उजालों की तरफ। एक गीत लिखा है, अभी ताज़ा है, बहुत प्रेम गीत आपने सुने होंगे, लेकिन इस तरह का प्रेम गीत आप सुनिए। किसी लड़की की कल्पना, किसी नायिका की कल्पना ये है कि चमकते चांद जैसी है, चमकते चांद जैसी है, सुरों के नाद जैसी है, वो लड़की क्या बताऊं मैं, तपन में छाँव जैसी है, सुलगते खुदा की वो नवाजिश है, घने बादल की बारिश है कुंदन की दमक उसमें, उजालों की चमक उसमें, वो अल्हड़पन वो भोलापन, शहर में गाँव जैसी है, जिसे देखो वो डूबा है, नगर में उसकी चर्चा है, वो जब भी मुस्कुराती है, कहीं बिजली गिराती है, वो पुरवाई के झोंके सी, नदी में नाव जैसी है। अगला बंद सुनना कि हवा की सरसराहट है, नदी की गुनगुनाहट है, नशा आँखों में सागर का, बदन है संग मरमर का, ज़रूरत बन गई मेरी सुबह के चाय जैसी है। इस तरह के इसमें उपमान दिए हैं मैंने कि किसी ताबीज़ के जैसी, गले में हाय जैसी है ना, चमकते चांद जैसी है, सुरों के नाद जैसी है, वो लड़की क्या बताऊँ मैं, तपन में छाँव जैसी है। तो ऐसी कविताएं, ऐसे गीत आजकल कुछ न कुछ लिखता हूँ, फिल्मों के लिए तैयारी चल रही है। बैंक तो आपका ये कब तक ये फ्लोर पे आने की उम्मीद है इसके? ये इस साल कुछ फिल्में कर रहा हूँ। कोशिश ये है कि अगर मुझ पर बहुत दबाव न डाला गया, भाई फिल्म के लिए आपको सिचुएशन पे लिखना होता है, आपको कहानी की मांग पर उस हिसाब से लिखना होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तय करते हैं कि आप क्या लिखेंगे। शब्दावली अगर मुझे छूट दी गई तो मैं कोशिश करूँगा कि इंडस्ट्री में एक स्तरीय लेखन मैं करूँ, अच्छी नज़में, अच्छे गीत, अच्छी गज़लें, वो जो एक जिसमें नए प्रतीक हों, नए बिंब हों, नई तरह का कहन हो, नई तरह की भाषा हो, और कहीं ना कहीं एक ताजगी का झोंका लोगों को महसूस हो कि मेरा गाना है तो कुछ नया होगा। कोशिश तो यही है, बाकी आने वाला समय बताएगा कि मैं
अच्छा, राजनैतिक हाथ से व्यंग की कविताएं अभी लिखते हैं या सिर्फ प्रेम पर ही अब? नहीं, मैं तो जो मंच पे पढ़ता हूँ, जो मैं स्टेज का परफॉर्मर हूँ, तो मेरी पहचान ही है पॉलिटिकल ह्यूमरस पढ़ने की, हास्य पढ़ने की। तो जो राजनीति के बीच, चूँकि मैं सोच ही रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक नेताओं के साथ रहा हूँ, अभी भी नेताओं के साथ मेरा उठना बैठना है ही है। अब तो नाम भी योगी और जोगी हो गया, थोड़ा सा राइम करने वाला। तो मुझे राजनीति पर व्यंग करना, हंसाना, क्योंकि राजनीति और फिल्में, ये दो चीज़ें जनता के सबसे निकट होती हैं। आज के समय में 3-4 चीज़ें हैं, राजनीति है, फिल्में हैं, साधु संत हैं और क्रिकेट है। ये 4 चीज़ें हैं जो समाज से एकदम चिपक के रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो मैं राजनीति पर हंसाता हूँ लोगों को। विषय कुछ भी नई घटना घटती है तो मैं उससे कुछ हंसी निकालता हूँ। नया भी आपने बनाया हो, लिखा हो? बहुत कुछ बनाया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो उनके हर फैसले पे मैंने कुछ न कुछ तंज किया, उससे कुछ हास्य निकाला। लेकिन उस हास्य में, योगी पर क्या कहा है? उस हास्य में आशुतोष जी, मुझसे लोग पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि आप नेताओं पर व्यंग करते हैं तो कभी वो बुरा नहीं मानते? मैंने कहा बुरा इसलिए नहीं मानते कि वो बड़े निश्चल मन से मैं करता हूँ। उस व्यंग में, उस हंसी में उनका कोई अपमान नहीं होता, उन पे कोई टारगेट करके नहीं करता हूँ। ये वो भी जानते हैं कि ये केवल हंसाने के लिए किया गया है। योगी जी भी जब सामने बैठते हैं तो उन बातों से हंसते हैं, वो चुभती नहीं है। अगर हास्य चुभने लग जाए तो फिर वो हास्य नहीं रहेगा, फिर तो तकलीफ़ देने वाली बात हो जाएगी। तो अभी एंटी रोमियो योगी जी ने बनाया तो उस पर कुछ लिखा, नाम बदले तो उस पर कुछ लिखा, ऐसा मैं करता हूँ। तो एंटी रोमियो स्कॉट बनाया योगी जी ने, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई एंटी रोमियो क्यों बनाया? वो उत्तर मैंने कविता में बना दिया, जो उत्तर भी काल्पनिक ही है। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया नहीं ना, मैंने पूछा, लेकिन ये कवि की भाषा है जो। तो योगी जी का जो उत्तर है कि एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया, वो सुने कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। तो ये ह्यूमर निकालने का, किसी भी घटना से, नाम बदले उन्होंने, और नाम की टेंशन है, यहाँ से लेके मुंबई तक, करीना कपूर तक टेंशन में है उत्तर प्रदेश में नाम बदले जाने से। आदमी सुबह सुबह उठता है तो सबसे पहले अखबार पढ़ता है कि कहीं रात में मेरे शहर का नाम तो नहीं बदला। तो करीना कपूर भी टेंशन में है। क्यों है नाम बदलने से? कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दें। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। जबरदस्त, बढ़िया। ऐसे ऐसे जो ह्यूमर कैप्सूल हैं, हंसी के कैप्सूल हैं, व्यंग के कैप्सूल हैं। मोदी जी ने नोटबंदी की, मैंने कहा कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। ऐसे ह्यूमर घटनाओं से, खबरों से मैं निकालता हूँ और लोग हंसते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। क्योंकि लिखने का एक उद्देश्य तो होना चाहिए, या तो आप संदेश दें या आनंद दें। तो मेरी कुछ कविताओं से संदेश मिलता है, कुछ कविताओं से केवल आनंद मिलता है। बढ़िया। अभी के लिए इतना ही, हम किसी और शख्सियत को बुलाएंगे यहाँ पर। अभी आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मालूम है आपको क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा पेज को हमारे, और हमारा एंड्रॉयड ऐप जो है उसको भी इंस्टॉल करिए। थैंक यू।